दलित और ओबीसी विक्टिम हुड कार्ड खेलते हैं। अरे भाई, आपने कभी मौका दिया नहीं, जिनको जहां होना चाहिए वो नहीं है, तो कैसे देश बेहतर बनेगा? तो आपने हर जगह दरवाजे बंद कर रखे हैं, चाबियां आपके पास हैं। कई करोड़ रुपए इन्होंने हड़प लिए हैं गोबर और गोमूत्र के रिसर्च में। गलगोटिया में 350 करोड़ का प्रोजेक्ट था, वो 2.5 लाख का कुत्ता, जिसको ऑनलाइन इन लोगों ने चाइनीज माल को खरीद के 350 करोड़ रुपए भारत के बहुजनों का जो टैक्स का पैसा है, आपके पैसे को उन्होंने हड़प लिया। लड़ाई लंबी है, लोगों को तैयार रहना होगा, बहुजनों को अपनी एकता पर काम करना होगा। जुडिशरी में 2014 से पहले भारत के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 500 जजेज हुए, जिसमें 5 दलित थे, 5 ओबीसी थे, 1 आदिवासी थे और 12 मुसलमान थे, जिसमें ज्यादातर अपर कास्ट मुस्लिम थे। अब सोचिए कि क्या है ये, तो आप सोचिए ना कि ये रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। तो रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो जजमेंट इस तरह क्या आएंगे? मैंने विरोध हो रहा है। बिल्कुल बीजेपी से विरोध हो रहा है, क्योंकि एक्चुअली अगर इतना बड़ा तबका है जो उसकी विश्वविद्यालयों में नहीं है, इनविजिबल है। विश्वविद्यालयों में देखिए आप 4% प्रोफेसर ओबीसी के हैं, दलित आदिवासियों की कितनी सीटें खाली हैं, तो ये लोग हैं नहीं। अब 70%, 72% ईपीडब्ल्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली कहता है कि भारत के जो कैंपसेस हैं उसमें 50% का रिजर्वेशन होने के बावजूद भी, हालांकि 10% का ईडब्ल्यूएस का भी जुड़ गया है, उसके बावजूद भी भारत का जो विश्वविद्यालय का स्पेस है उसमें अपर कास्ट 70% हैं। और इस बात को भी समझिए, वाइस चांसलर का आंकड़ा ले लीजिए, 46-47 जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उसमें 5 ओबीसी हैं, और उसमें भी ओबीसी एक जेएनयू की हैं, कहती हैं कि ओबीसी हैं, उनकी माँ ब्राह्मण थी। सोवियत रूस में उनकी माँ तमिल और तेलुगु पढ़ाती थी, वहीं उनका शुरुआती पढ़ाई लिखाई हुई। उनके पिताजी एक आईएएस ऑफिसर थे, पत्रकार से आईएएस ऑफिसर बने थे, वो टेक्निकली ओबीसी आते थे, लेकिन वो ओबीसी नहीं है। और देखिए वो कितने ओबीसी अधिकारों की रक्षा कर रही हैं, वो तो विरोध कर रही हैं। वो कह रही हैं कि दलित और ओबीसी विक्टिम हुड कार्ड खेलते हैं। अरे भाई, दलितों के पास ना जमीन है, ब्लैक एग्जैक्टली ब्लैक, जो ब्लैक की स्थिति थी ना अमेरिका में, उससे कई गुना बदतर अभी भी दलितों की इस देश में है। ब्लैक्स तो फिर भी बेहतर हो गए। आपने, आज मैं यहाँ आने से पहले मेरी 12वीं में एक ब्रूकर टी वाशिंगटन का एक छोटा सा एक्सर्प्ट था, उसको मैंने निकाल के पढ़ने की सोची। अभी जाऊंगा तो पढ़ूंगा, मैं बार बार मैं पढ़ता हूँ, पढ़ने पे एक ऊर्जा मिलती है। ब्रूकर टी वाशिंगटन एक ब्लैक थे, गुलाम थे, और उनको एक इंस्टीट्यूट में अमेरिका में एडमिशन लेने गए। उसकी प्रिंसिपल, वहाँ ब्लैक्स को एडमिशन नहीं मिलता था, उनको जब लेके गए तो प्रिंसिपल ने कहा कि क्या मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगी, तुम इस जगह को ऐसे साफ करो कि मैं कन्विंस हो जाऊं। उस आदमी ने, चूंकि वो बहुत दूर पैदल चल के गया था, 50 किलोमीटर, और वो लिखता है माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, उसने ऐसे साफ किया ना, अपना शर्ट निकाल के उसको रगड़ा, इतना रगड़ा कि वो प्रिंसिपल आई और इतना इंप्रेस हुई कि उसने इमीडिएटली, उसको कोई वैकेंसी नहीं थी, उसको एडमिशन नहीं देना था, लेकिन उसके बावजूद उसने उसकी श्रम से उसको एडमिशन दे दिया। तो उनका जो संघर्ष है, जेसी ओवेंस का नाम सुना होगा आपने, बहुत बड़ा लॉन्ग जंप का ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट था, जिसको आज तक कोई पीछे नहीं छोड़ पाया। तो आपने कभी मौका दिया नहीं, जिनको जहां होना चाहिए वो नहीं है, तो कैसे देश बेहतर बनेगा? आपने हर जगह दरवाजे बंद कर रखे हैं, चाबियां आपके पास हैं। तो बेसिकली ये एक ऐसा प्रयास है ताकि बहुजनों को रोका जा सके, उनको किसी भी हालत में मतलब एक्सेस न दी जाए, विश्वविद्यालयों में आने न दिया जाए। लेकिन प्रोफेसर साहब, इतना सब कुछ है, लेकिन वो ये दावा कर रहे हैं कि हम तो ऑक्सफोर्ड को टक्कर दे रहे हैं, हमारे लोग हैं। तो कहाँ ऑक्सफोर्ड को दे रहे हैं? जेएनयू भारत की एक बेहतरीन विश्वविद्यालय था, उसको भी आप दिल्ली विश्वविद्यालय में देखिए, आप तो वहां से पढ़े लिखे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में एक प्रिंसिपल है, पता करिए क्या नाम है उनका, उन्होंने कहा कि हम रिसर्च कर रहे हैं, ये साइंस के द्वारा प्रूव है कि कोई भी एनिमल और कोई भी प्राणी, जैसे आप अभी 2-3 घंटे बाद आप अपना भी ह्यूमन जो पेशाब करते हैं आप, तो जो वेस्ट है, टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं शरीर के, वेस्ट मटेरियल है, वो निकालते हैं, आप रख नहीं सकते हो। साइंस कहता है कि आप रखोगे तो बीमार हो जाओगे। तो अब आप कहती हैं, वो प्रिंसिपल महोदया कहती हैं कि गोबर से हम लोग रिसर्च करेंगे, लीप, उन्होंने अपनी ऑफिस के चैम्बर को गोबर से लीप दिया, और कई, वो तो बात जो है सो है, कई करोड़ रुपए इन्होंने हड़प लिए हैं गोबर और गोमूत्र के रिसर्च में। गलगोटिया में 350 करोड़ का प्रोजेक्ट था, वो 2.5 लाख का कुत्ता, जिसको ऑनलाइन इन लोगों ने चाइनीज माल को खरीद के 350 करोड़ रुपए भारत के बहुजनों का जो टैक्स का पैसा है, आप डायरेक्ट टैक्स भी देते हो, आप इनडायरेक्ट टैक्स भी देते हो, आपके पैसे को उन्होंने हड़प लिया। आप सोचिए ना, एक और बड़ा घोटाला है जो इस तरह के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खेल रही हैं, वो है गलगोटिया यूनिवर्सिटी का, वो है। अब तमाम इन्होंने क्या किया कि ये तमाम पेटेंट कराते हैं, पैसे लेते हैं, उनको अप्रूव नहीं कराते हैं, और आप देख लीजिए अप्रूवल अभी भी आईआईटीज और भारत के जो इंस्टीट्यूशन है उनमें ज्यादा है, इनमें अप्रूवल रेट नहीं है। मेरिट होने का दावा क्यों करते, किस बेस पे करते हैं मेरिट? मनुस्मृति के बेस पे करते हैं। हाँ। मनुस्मृति जो इनकी किताब है वो कहती है कि तुम
जन्मजात सर्वश्रेष्ठ हो, इस आधार पर वो दावा करते हैं। भारत के बहुजन दावा नहीं करते हैं, उनको दावा करना होगा, उनको कहना होगा कि हम इंसानियत और अपनी क्षमता के बल पे, अपने श्रम के बल पे ये दावा करते हैं कि हम तुमसे श्रेष्ठ हैं और हम ही इंसानियत मानवता की स्थापना करेंगे इस देश में, हम ही भारत को विश्वगुरु बनाएंगे। तुम्हारी विचारधारा जो है वो तो भारत को विश्व के गर्त में ले जा चुकी है। अच्छा, पहले से जो रेगुलेशन लागू था उससे और इसमें क्या अंतर आप देख रहे हैं? दूसरे रोहित एक्ट की जो बात हो रही है वो इसमें शामिल कराने में आगे क्या स्टेप लेने वाले? पहला तो ये सवाल जो आपने कहा कि उसमें क्या अंतर है, मैंने अपनी शुरुआत में ही क्लियर कर दिया था कि जो 2012 का रेगुलेशन था उसमें बस ओबीसी एक बड़ा तबका है। मैं आंकड़ा बताता हूं, 2014 से लेकर 2021 के बीच में 122 बच्चों ने विश्वविद्यालयों में आत्महत्याएं की हैं, जिसमें 24 दलित समाज से हैं, 3 आदिवासी हैं, 41 ओबीसी हैं। ये कास्ट के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन है, आप पढ़ लीजिएगा, ऑनलाइन रिकॉर्ड है इसका। बाकी जो आत्महत्याएं हुई हैं तमाम विश्वविद्यालयों के दूसरे कारणों से हुई हैं 122 में। तो भारत सरकार ने इसमें जाति क्या, एक्चुअली ये कमेटी थी, सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था, तो उस संसदीय कमेटी ने रिकमेंड किया कि ये जाति के आधार पर जो उत्पीड़न है इसके लिए इसका एक रेमेडी ऑफर की जानी चाहिए। वो किया गया तो कुछ लोगों ने बवाल किया, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, पहली बात। दूसरी बात आपने क्या पूछी थी? रोहित एक्ट एक्चुअली फुल प्रूफ वो व्यवस्था करता है खास करके दलित, आदिवासी और पिछड़े छात्रों का। तो रोहित एक्ट के लगने से कोई इस तरह का दुस्साहस नहीं करेगा। आप मानते हैं कि अभी जो रेगुलेशन आया है उसमें बहुत सी कमियां हैं? बहुत कमियां, जैसे मैंने उसको पढ़ा है और मैं आपको बताऊं कि उसमें सबसे बड़ी कमी क्या है कि इंस्टीट्यूशन का जो हेड है वो उसका चीफ होगा। उसमें एक्चुअली आबादी के हिसाब से 60% ओबीसी, एससी, एसटी भागीदारी होनी चाहिए। उसमें 3 प्रोफेसर्स की बात है, दिव्यांग की बात है, एक नॉन टीचिंग ऑफिशियल की भी बात है, तमाम तरह के लूपहोल्स हैं उसमें। मैंने अभी आंकड़ा दिया ना कि भारत की जो 50 केंद्रीय विश्वविद्यालय उसमें 5 ओबीसी हैं, 1 दलित है, 1 आदिवासी है वाइस चांसलर। तो सारे हेड तो वही हैं इंस्टीट्यूशन के। तो वो आप बोलिए कि अगर इनके अधिकारी हैं वाइस चांसलर और ये प्रोफेसर या डीन है, इनको तमाम काम पड़ते हैं, वो रोक लेंगे उनका अगर वो उनके हिसाब से जजमेंट नहीं लेंगे। आप जानते हुए कि प्रैक्टिकल चीजें नहीं है। तो भारत में कैसे काम हो रहे हैं आप देख ही रहे हो। आप देखो ना कि भारत में कितने प्रोफेसर हैं, कितने प्रोफेसर आए हुए हैं इस मीटिंग में, कितने प्रोफेसर आ रहे हैं? बहुत कम हैं जो अपने सामाजिक सरोकारों को, बाबा साहब भी वकील थे, कोलंबिया से पढ़े थे, बहुत वकील थे, दलित और ओबीसी उस समय भी, लेकिन कितनों ने अपने समाज को पेबैक किया? नहीं किया। क्या ये पॉलिटिकल परेशानी भी है बीजेपी के लिए कि पहली बार यूजीसी में ओबीसी को स्थान दिया गया, यूजीसी गाइडलाइंस में? क्या ये यूजीसी में ओबीसी और एससी एसटी के यूनिटी को खतरा मानते हैं पॉलिटिकली? क्या ये भी परेशानी है? देखिए, ऐसा है कि जब से बीजेपी आई है ये यूनिटी बेसिकली क्या है कि जो ओबीसी, एससी, एसटी है उसको इन्होंने नज़दीक लाया है। नज़दीक का मतलब है कि देखिए, बाबा साहब ग्रेडेड इनइक्वालिटी की बात किया करते थे। ग्रेडेड इनइक्वालिटी, वो कहते थे कि जो जाति व्यवस्था है ना चौमंजिला इमारत की तरह है। एक्चुअली इसमें जातियों के विदिन जो उपजातियां उसमें भी श्रेष्ठता और निम्नता का पैमाना है। तो बाबा साहब यही कहा करते थे कि ओबीसी अपने को श्रेष्ठ समझता है दलितों से, आदिवासियों से। उस दूरी को थोड़ा सा कम किया, ज्यादा कम किया, क्योंकि इन्होंने अपना उत्पीड़न बढ़ा दिया। इन्होंने उत्पीड़न खूब किया। जैसे 5000 लोगों का इस विश्वविद्यालयों में, दिल्ली विश्वविद्यालय में अपॉइंटमेंट हुआ है। आप पता करिए ईडब्ल्यूएस क्या है। आपको मिलना चाहिए था रिजर्वेशन, तो जो होना चाहिए था एससी, एसटी और ओबीसी को प्रोपोर्शनेट पहले होना चाहिए था। वंचित तो यहाँ कोई मांग रहा था ईडब्ल्यूएस के लिए, कोई आंदोलन हुआ था? हाँ, तो फिर सवर्ण आर्मी होगी, सवर्ण समाज रोडों पे आ रहा है, कह रहा है कि ये लागू हुआ तो गृह युद्ध हो जाएगा। बिल्कुल। देखिए, गृह युद्ध उनसे पूछिए कि वो कितने प्रतिशत हैं कि गृह युद्ध कर लेंगे। गृह युद्ध कौन करेगा? नहीं, वो कैसे गृह युद्ध हो जाएगा? आप दूसरों का अधिकार, आप जुडिशरी में जो डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स हैं, आप उसका एग्जांपल लीजिए। डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स हैं, आपकी जुडिशरी है, आपकी कार्यपालिका है माने एग्जीक्यूटिव, आपकी विधायिका। एक मीडिया के बाद में बात करेंगे। इन तीनों में आप देख लीजिए कि भारत की पार्लियामेंट में जो 10% अपर कास्ट हिंदू आबादी है, बिहार के सर्वे में 63% ओबीसी था, 15% अपर कास्ट था, 15 में 4.5% करीब मुस्लिम अपर कास्ट। 10.5% जो अपर कास्ट हिंदू हैं, इनका पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन आपका 43% है। तो ये हो गया ना 4 गुना हो गए। आप इधर लीजिए एग्जीक्यूटिव में, पीएमओ में एक भी ओबीसी का सेक्रेटरी नहीं था 5 साल पहले। 1-2 हो गए होंगे। एससी एसटी के कितने आप जानते ही हो। अब आप लीजिए, विधायिका हो गया, कार्यपालिका हो गया, अब जुडिशरी है। जुडिशरी में 2014 से पहले भारत के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 500 जजेज हुए, जिसमें 5 दलित थे, 5 ओबीसी थे, 1 आदिवासी थे और 12 मुसलमान थे, जिसमें ज्यादातर अपर कास्ट मुस्लिम थे। अब सोचिए कि क्या है ये, एक तरफा है, लॉपसाइडेड है, कैसा है, किधर है? तो आप सोचिए ना कि ये रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं।
तो रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो जजमेंट इस तरह के आएंगे। मैंने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मसले पर जिक्र किया अभी शुरू में कि अमेरिका में ड्रेड स्कॉट नाम का एक ब्लैक आदमी था, जिसको इन्होंने, उस आदमी को इलिनॉय, एक्चुअली नॉर्थ अमेरिका चाहता था ना कि अमेरिका में स्लेवरी खत्म हो जाए। साउथ अमेरिका में बड़े बड़े खेत थे, उसको अंग्रेजी में प्लांटेशन कहते हैं, वो चाहता था कि रहे, क्योंकि मजदूर काम करते थे, बंधुआ मजदूर, जैसे हम बैल रखते हैं ना वैसे रखते थे। तो युद्ध हो गया। अब युद्ध में क्या हुआ कि मसला यही बना, ड्रेड स्कॉट जो था वो साउथ अमेरिका से नॉर्थ अमेरिका में अपने मालिक के साथ चला गया। 1799 में पैदा हुआ था, 1846 में गया। तो उसने जाने के बाद कहा कि मैं फ्री इलाके में आया हूँ, तो फ्री इलाके में मुझे फ्री सिटीजन के रूप में देखा जाए। अब हुआ ये कि ड्रेड स्कॉट जब कोर्ट गया तो रोजर बिटेनी वहां का एक जज था, 7 जजेस ने कहा कि नहीं, काले लोग नागरिक ही नहीं माने जा सकते हैं। अब क्या हुआ कि बवाल मच गया, क्योंकि ये इमोशनल मुद्दा बन गया था और उसमें अब्राहम लिंकन और बड़े नेता उनके खिलाफ थे और 58 में मौत हो गई किसकी, ड्रेड स्कॉट की। तो ये तो इंडिया में भी था ना, तो वोट देने के राइट बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अमेरिका में भी सिविल राइट्स। एक फिल्म है, आप देखिएगा, मार्शल करके एक फिल्म है। मैं कहूंगा दर्शकों से, जो हमारे श्रोता हैं या देखने वाले हैं, आप मार्शल फिल्म, थरगुड मार्शल, जो अमेरिका का पहला ब्लैक सुप्रीम कोर्ट का जज बना, उसकी कहानी है कि उसको कोर्ट में खड़ा नहीं होने देते थे, उसको कोर्ट में खड़ा होकर जिरा नहीं करने देते थे, बात नहीं करने देते थे। आप इस मार्शल फिल्म को देखिएगा और आप देखिएगा कि आपके शरीर में जो खून है वो जोर जोर से बहने लगेगा, अगर आप समता की विचार रखते हैं, विचारधारा में विश्वास करते हैं। तो कुल मिला के ड्रेड स्कॉट मर तो गया, उसी की वजह से अमेरिका में सिविल वार हुआ और अमेरिका में काले लोगों को आजादी मिली। भी तो बात कर रहे हैं ना। तो वो अब अगर सिविल वार, ये समय मनु के समय का नहीं है, ये जो समय है उसमें भारत के बहुजन 5% ही सही लेकिन जाग गए हैं। तो कहाँ से जागे हैं, क्या ये लागू कर पाएंगे? लागू, देखिए सरकार, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। 19 मार्च को जो दूसरी सुनवाई, मुझे नहीं लगता है कि ये बहुजनों के फेवर में आएगी। लड़ाई लंबी है, लोगों को तैयार रहना होगा और जो भी निर्णय हो, बहुजनों को अपनी एकता पर काम करना होगा। अगर आपके विरोध में आया, क्या सुप्रीम कोर्ट का निर्णय स्वीकार होगा? बिल्कुल स्वीकार होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस देश की सबसे ऊपर की कोर्ट है। लेकिन अगर लोगों को लगता है कि इसमें वो उससे असंतुष्ट हैं, तो सबसे बड़ी पार्लियामेंट जो है वो देश की रोड है, सड़कें हैं, आपकी कोर्ट है, लोगों की कोर्ट है। लोगों की कोर्ट से बड़ी कोर्ट कोई कोर्ट हो ही नहीं सकती। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।